हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 11 और इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से। और इसमें आप पहले इसको समझो कि यहाँ पर दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q। और इनको यूं कह सकते हो, पहले पॉइंट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में PZ1 यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स पॉइंट है PZ1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है QZ2। और इनमें देखो, यहाँ Z1 ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2 है। तो आपने को P और Q दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो यहाँ पे PQ डिस्टेंस इक्वल टू होगी मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। इसी को हम अप्लाई करें तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ Z यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट Z की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे Z माइनस 0 का मॉडुलस यानी कि मॉडुलस ऑफ Z। ओके, और अब इसको आप यूं समझ सकते हो, P और Q इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर जियोमेट्री का सहारा भी ले सकते हो। जियोमेट्री का मतलब है कि आप जो PZ1 कॉम्प्लेक्स पॉइंट है इसके जियोमेट्री के जो पॉइंट है वो लिखो। तो यहाँ इसके पॉइंट होंगे x1, y1 और इसी टाइप से पॉइंट Q इसके जियोमेट्रिक पॉइंट होंगे x2, y2। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट से ना करना चाहो तो आप जियोमेट्री के कंसेप्ट से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगर P और Q इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को लिखनी हो तो PQ इक्वल टू आएगा, जियोमेट्री में इसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखोगे तो जो PQ पॉइंट है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको यूं फाइंड करेंगे कि आप यहाँ पर Z2 माइनस Z1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो Z2 की वैल्यू है x2 प्लस आयोटा y2 माइनस Z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1। तो ये माइनस का साइन होने से x1 माइनस आयोटा y1 बनेगा। और इसको यूं लिख देंगे x2 माइनस x1 प्लस आयोटा इंटू y2 माइनस y1। और अब इसके बाद में आप Z2 माइनस Z1 का जो मॉडुलस है वो फाइंड आउट करो। तो इसका मॉडुलस इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन है और ये वाला सेकंड नंबर का इक्वेशन है तो इन दोनों में देखो जो राइट हैंड साइड है ये दोनों में इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों में इक्वल होगी। तो इन दोनों से एक रिजल्ट आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट PQ इक्वल टू मोड ऑफ Z2 माइनस Z1। और यही इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप दो पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो उसको लिखोगे मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। ओके, यहाँ क्लियरिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर अपने पास Z1 की वैल्यू तो है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है 5 माइनस आयोटा, तो अपने को Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो इसके लिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है उसको भी काम में ले सकते हो और जियोमेट्री के कंसेप्ट को भी काम में ले सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हार्ड लग रहा है तो वहाँ पर आप
उनको सबसे पहले जियोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करो और उसके बाद वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। तो इसमें देखो, पहला जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है इसके इक्विवेलेंट जियोमेट्रिक पॉइंट लिखेंगे, यह आएगा 2,3 और Z2 इसके इक्विवेलेंट जियोमेट्रिक पॉइंट है 5,-1। तो ये 2 पॉइंट अपने पास आ गए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन बता देंगे। तो D इक्वल टू होगा √5 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर तो -4 का होल स्क्वायर और ये बनेगा 16 और यह आ गया √25 और ये बनेगा 5। और इसी क्वेश्चन को अगर आप कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट से करना चाहो तो इसको लिखोगे mod ऑफ Z2 - Z1 और इक्वल टू आएगा mod ऑफ पहले Z2 तो 5 माइनस आयोटा माइनस Z1 माइनस का 2 माइनस 3 आयोटा और यह आएगा mod ऑफ 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा माइनस आयोटा और माइनस का 3 आयोटा माइनस का 4 आयोटा और अब इसका जो मॉडुलस है वो लेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 और ये बनेगा 16, यह आएगा √25 और यह आ जाएगा 5। तो इसका मतलब है आप चाहो तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है उसको भी यूज में ले सकते हो और चाहो तो जियोमेट्रिक जो कंसेप्ट है उसको भी काम में ले सकते हो। ओके, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में 2 टाइप के कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन का और एक एक्सटर्नल डिवीजन का। आप जियोमेट्री में ये सब पढ़ चुके हो और उसी कंसेप्ट को काम में लेके हम यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट में भी पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में ये 2 कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, पहला तो PZ1 दूसरा QZ2 और इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है RZ और ये जो RZ पॉइंट है ये P और Q को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको M1:M2 में डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ पर मैं इनके जियोमेट्रिक पॉइंट है वो लिखूं तो सबसे पहले Z1 को मैंने ले लिया x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को लिया x2 प्लस आयोटा y2 और Z को लिया x प्लस आयोटा y। तो PZ1 इसके इक्विवेलेंट जो जियोमेट्रिक पॉइंट है वो होंगे x1, y1 और Q के पॉइंट होंगे x2, y2 और R के पॉइंट होंगे x, y। अब आप देखो यहाँ पर जियोमेट्रिक कंसेप्ट लगाएंगे तो x की वैल्यू इक्वल आएगी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और इसी टाइप से y की वैल्यू इक्वल आएगी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 और अब इन दोनों से मैं R पॉइंट फाइंड करता हूँ x और y की वैल्यू से। अब मैं Z की वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ Z इक्वल टू आएगा x प्लस आयोटा y और इसको मैं लिख देता हूँ M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और प्लस आयोटा ये बनेगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ एलसीएम तो आ जाएगा M1 प्लस M2 और ये बनेगा M1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 प्लस फिर M2 को कॉमन लेने के बाद में बनेगा x1 प्लस आयोटा y1 और इसको हम लिख देंगे
x2 प्लस आयोटा y2 का मतलब है z2 और x1 प्लस आयोटा y1 का मतलब z1। तो ये आएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ z की वैल्यू इक्वल आएगी m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 के। ओके, अब इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट ले लिए। पहला कॉम्प्लेक्स पॉइंट ये है z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है वो है z2 इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा। तो अब इसमें आप देखो कि अपने को इन दोनों के बीच का एक पॉइंट फाइंड करना है जो इसको 3:2 में डिवाइड करता हो। तो बीच का जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है उसको मैंने मान दिया z। तो यहाँ पर z इक्वल टू आएगा, पहले मैं z का जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 और इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन आएगा 3 प्लस 2 5 और ये बनेगा 9 प्लस 15 आयोटा और प्लस का 4 प्लस का 6 आयोटा और अपॉन आएगा 5। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 और 4 13, तो इसको मैं लिख देता हूँ 13 अपॉन 5 और प्लस 15 और 6 ये बनेगा 21, तो 21 अपॉन 5 आयोटा और यही इसका आंसर आ गया। ओके, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आप जानते हो कि जो R पॉइंट है ये P और Q को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बाहर कहीं पे स्थित होता है और अगर ये इसको M1 और रेशियो M2 में डिवाइड करे तो R पॉइंट है वो इक्वल आएगा M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2 कोमा M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। इंटरनल डिवीजन के जैसे आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा, यानी जो z की वैल्यू है वो इक्वल आएगी M1 z2 माइनस M2 z1 और अपॉन M1 माइनस M2। इसको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये z की वैल्यू है। अब इसके बाद में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन में लाइन के इक्वेशंस को अलग अलग टाइप से लेंगे। तो इसमें पहला टाइप आप देखो, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर ये कोई लाइन है और इसके ऊपर ये कोई पॉइंट P है और ये ओरिजिन है और अगर ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो यहाँ पर P को और O को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है यानी कि OP लाइन सेगमेंट है उसको लिखेंगे z-0। तो z-0 का जो आर्गुमेंट है वो थीटा है, बस इसी को हम लिख देंगे आर्गुमेंट z-0 इक्वल टू थीटा और इसको लिख देंगे आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा। ओके, अब आप इसका सेकंड टाइप देखो, पासिंग थ्रू ए पॉइंट AZ0 एंड मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अपने को ये दे रखा है कि ये कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट AZ0 है, यानी कि लाइन AZ0 से तो जाती है और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे थीटा एंगल बनाती है। तो अगर PZ कोई वेरिएबल पॉइंट है तो AP को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लिख देंगे z-z0 और इसका जो आर्गुमेंट है वो थीटा। तो बस इसी कंसेप्ट को हम लिखेंगे
आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू थीटा, और यही इसका इक्वेशन आ गया। ओके, अब हम लाइन के इक्वेशन का थर्ड टाइप देखेंगे। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए जेड वन एंड बी जेड टू, अपने को ए जेड वन और बी जेड टू से जाने वाली लाइन का इक्वेशन बताना है। तो यहाँ पर आप इनको ग्राफ से समझो। यहाँ दो टाइप की कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन में देखो, ये लाइन है और ये पॉइंट है ए जेड वन, ये पॉइंट है बी जेड टू, और ये कोई वेरिएबल पॉइंट है पी जेड। तो अगर हम यूं माने कि वेरिएबल पॉइंट पी जेड इन दोनों पॉइंट से बाहर है, यानी कि इन दोनों के बीच में नहीं है, तो एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी वाली कंडीशन में आप देखो कि ये पॉइंट ए जेड वन है, ये पॉइंट बी जेड टू है, और ये वाला पॉइंट पी जेड है, तो ये दोनों के बीच में है। तो ये दो अलग अलग टाइप की कंडीशन हम लेंगे। और पहली कंडीशन में देखो कि ये जो लाइन सेगमेंट है, यानी ए बी को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसके बाहर पॉइंट पी होने पर आप इसको यूं समझो, ए पी का मतलब जेड माइनस जेड वन, और बीपी का मतलब हुआ जेड माइनस जेड टू। तो पहले तो जो एपी पॉइंट है इसका आर्गुमेंट लिखो, आर्गुमेंट ऑफ एपी, और माइनस इसके बाद में जो बीपी पॉइंट है इसका आर्गुमेंट लिखो, तो आर्गुमेंट ऑफ बीपी। और आप देखो कि ये तो कोलिनियर है, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। तो एपी का और बीपी का जो आर्गुमेंट है वो तो सेम है, थीटा है। तो इसका मतलब ये माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0 के इक्वल। और उसके बाद में आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से आप इसको लिख दो, आर्गुमेंट एपी अपॉन बीपी इक्वल टू 0, और इसके बाद में एपी की वैल्यू लिखोगे तो ये आएगी जेड माइनस जेड वन, अपॉन बीपी की वैल्यू लिखोगे तो ये आएगी जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 0। और यही तो इक्वेशन यहाँ पे आ गया, आर्गुमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 0। अब आप यूं देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, इसका आर्गुमेंट 0 है। तो अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा आर ई की पावर आयोटा 0। यहाँ पर आर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है और ये बनेगा आर के इक्वल। अब हम सेकंड जो ग्राफ है इस पे विचार करेंगे। तो सेकंड ग्राफ में आप देखो कि जो पी पॉइंट है ये ए और बी इन दोनों के बीच में है। तो अगर मैं एपी का आर्गुमेंट लिखूं, तो अगर एपी को आप वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो इस टाइप का इसमें वेक्टर बनेगा, और इसके बाद में बीपी का आर्गुमेंट लिखूं तो बीपी यूं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एपी और बीपी ये तो दोनों विपरीत डायरेक्शन में है। विपरीत का मतलब इनके जो आर्गुमेंट का डिफरेंस आएगा वो आएगा पाई। तो इसको मैं लिख देता हूं, आर्गुमेंट ऑफ एपी माइनस आर्गुमेंट ऑफ बीपी इक्वल टू आ जाएगा पाई। और इसको हम प्रॉपर्टी से लिख देंगे, आर्गुमेंट ऑफ एपी अपॉन बीपी इक्वल टू पाई। और इसको लिखेंगे आर्गुमेंट एपी का मतलब जेड माइनस जेड वन और बीपी का मतलब जेड माइनस जेड टू इक्वल टू आ जाएगा पाई। यानी कि ये कंसेप्ट आ गया, आर्गुमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू पाई। और अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस आर लें, तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा आर ई की पावर आयोटा पाई, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस आर के। ओके, अब इन दोनों से जो कंसेप्ट निकल के आता है वो आप देखो कि जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू प्लस माइनस आर आएगा। और आर ये तो मॉडुलस है, यानी कि कोई रियल नंबर है। तो इसका मतलब कि जेड माइनस जेड वन और अपॉन जेड माइनस जेड टू की वैल्यू
हमेशा रियल नंबर आएगी। इसको हम यूं समझेंगे, अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू लेता हूं 5, तो यहाँ पर z बार की जो वैल्यू होगी वो भी 5 होगी। अब इस कंसेप्ट को काम में लेकर हम जो लाइन सेगमेंट AP एंड AB इन दोनों के लिए लगा सकते हैं, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ AP माइनस आर्गुमेंट ऑफ AB ये इक्वल होगा 0 और पाई के, और उसके बाद में हम आर्गुमेंट AP अपॉन AB लिख देंगे, तो ये इक्वल होगा 0 और पाई के, और इसके बाद आर्गुमेंट ऑफ AP का मतलब हो गया Z माइनस Z1 और AB का मतलब हो गया Z2 माइनस Z1, ये इक्वल होगा 0 और पाई के। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल होगी, और रियल होने का मतलब ये अपने बार के इक्वल होगी, यानी कि अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगी। तो इसको हम लिख देंगे Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल होगा Z बार माइनस Z1 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार, और यही तो लाइन का इक्वेशन है। और इस लाइन के इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में यूं भी लिख सकते हैं, Z बार 1 Z1 Z1 बार 1 Z2 बार 1, और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू रख देंगे 0 के। तो लाइन के इक्वेशन के ये दोनों फॉर्मेट हो गए, और ये दोनों ही अपने को याद रखने हैं। ओके, अब इसके बाद में 4th नंबर का पॉइंट, इसमें हम देखेंगे कि 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट AZ1, दूसरा पॉइंट BZ2। तो इनसे जाने वाली लाइन का इक्वेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब इससे जाने वाली लाइन के जो इक्वेशन के वेरियस फॉर्म में अलग अलग टाइप के जो लिखने के तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला फॉर्म है इसका पैरामीट्रिक फॉर्म, और पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन होगा Z इक्वल टू TZ1 प्लस 1 माइनस TZ2 वेयर T बिलोंग्स कैपिटल R, यानी कि पैरामीटर T कोई रियल नंबर है। इसको हम यूं समझेंगे कि इस लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो है AZ1 और दूसरा पॉइंट है BZ2, और इन दोनों को मिलाने वाला जो सेगमेंट है इसको 2 भागों में बांटने वाला कोई पॉइंट है PZ। अब हमने माना कि A और B के बीच की जो डिस्टेंस है ये 1 है, तो PZ AB को 2 भागों में बांटता है, और इसमें जो PB डिस्टेंस है ये हमने मान ली T, तो AP डिस्टेंस आएगी 1 माइनस T। अब आप इसको यूं समझो कि PZ लाइन सेगमेंट AB को 2 भागों में बांटता है, जिनके रेशियो 1 माइनस T और T है। तो यहाँ पर हम जो डिवीजन फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, तो Z की वैल्यू इक्वल आएगी 1 माइनस T Z2 प्लस T इंटू Z1 अपॉन 1 माइनस T प्लस T, और यहाँ पर माइनस T से T कैंसिल, तो Z इक्वल ये बन जाएगा। पहले मैं TZ1 को लिख देता हूँ, तो ये बनेगा TZ1 प्लस 1 माइनस TZ2, और यहाँ पर T बिलोंग करता है कैपिटल R को, यानी कि पैरामीटर कोई रियल नंबर है। तो यही इक्वेशन अपने को बताना है। ओके, और अब हम इसका सेकंड फॉर्म देखेंगे, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये है Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल
जेड बार माइनस Z1 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आएगा Z बार 1 Z1 Z1 बार 1 Z2 बार 1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा Z इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस Z बार इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप देखो कि इसका जो स्लोप होगा वो होगा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार। तो ये आपको याद रखना है कि इस लाइन का स्लोप Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार होगा। ओके, अब आप तीसरा पॉइंट देखो, ये लाइन का इक्वेशन नहीं है बल्कि ये कंडीशन है कि अगर Z1 Z2 Z3 ये तीन कोलिनियर पॉइंट है और इनको आप यूं शो कर सकते हो Z1 Z2 Z3। इसको आप यूं कह सकते हो कि Z1 Z2 से जाने वाली लाइन तीसरे पॉइंट से जाएगी तो तीसरा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये बन जाएगा Z1 बार 1 Z2 बार 1 Z3 बार 1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं AZ1 BZ2 CZ3 आर कोलिनियर इफ। तो ये भी कोलिनियरिटी का पॉइंट है और इसको हम थोड़े अलग टाइप से लिखते हैं, यानी कि इसको स्लोप फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ये पॉइंट AZ1 है और ये पॉइंट BZ2 है, ये पॉइंट CZ3 है। इसको आप यूं समझो कि AB का स्लोप इक्वल होगा BC का स्लोप इक्वल होगा AC का स्लोप। तो यहाँ पर AB का स्लोप तो हो गया Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, और दूसरा BC का स्लोप हो गया Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल टू, और AC का स्लोप हो गया Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस Z3 बार, यानी कि ये तीनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन हम यूं लिखेंगे A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इक्वल टू 0। और यहाँ पर A ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और B ये कोई रियल नंबर है। तो इसका इक्वेशन हम यूं समझ सकते हैं कि ज्योमेट्री में जब आपने किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखा तो यूं लिखा था AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वेशन हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमने माना कि Z की जो वैल्यू है वो है x प्लस आयोटा वाई और Z बार की वैल्यू ये बनेगी x माइनस आयोटा वाई। और इन दोनों से आप देखो जब दोनों को ऐड करोगे तो 2x की वैल्यू आएगी Z प्लस Z बार, और इससे x की वैल्यू आएगी Z प्लस Z बार अपॉन 2। और इसी टाइप से जब पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 2 आयोटा y की वैल्यू आएगी Z माइनस Z बार, और इससे y की वैल्यू आएगी Z माइनस Z बार अपॉन 2 आयोटा। अब ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा A इंटू Z प्लस Z बार अपॉन 2 प्लस B इंटू Z माइनस Z बार अपॉन 2 आयोटा और प्लस C इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूं लिखेंगे AZ प्लस AZ बार। यहाँ पर इसका एलसीएम लेके लिखा, लेकिन ये जो आयोटा है इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे माइनस आयोटा। तो ये बनेगा माइनस आयोटा, B को अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा BZ माइनस का BZ बार और प्लस यहाँ पे आएगा 2C इक्वल टू 0।
और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देंगे a माइनस आयोटा b इंटू जेड प्लस a प्लस आयोटा b इंटू जेड बार प्लस 2c इक्वल टू 0। अब बच्चों मैं यहाँ पर a प्लस आयोटा b को अज्यूम करता हूँ a, यानी कि इसको माना a कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a माइनस आयोटा b ये बनेगा a बार, और यहाँ पर 2c को मैंने अज्यूम किया b, तो ये इक्वेशन बन जाएगा a बार जेड प्लस a जेड बार प्लस b इक्वल टू 0। और यही तो लाइन का इक्वेशन है, यही अपने को बताना है, यानी कि ये इक्वेशन अपने को याद रखना है कि लाइन का इक्वेशन होगा a बार जेड प्लस a जेड बार प्लस b इक्वल टू 0। और यहाँ पर a ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और b ये रियल नंबर है। ओके, अब आप इस लाइन का स्लोप समझो। इसके स्लोप को दो टाइप से लिखा जाता है। पहला स्लोप है कॉम्प्लेक्स स्लोप और दूसरा स्लोप है रियल स्लोप। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल टू होगा माइनस a अपॉन a बार, यानी कि जेड बार का कोफिशिएंट और अपॉन जेड का कोफिशिएंट, और पहले माइनस लगा देंगे। और इसी टाइप से रियल स्लोप ये इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ a अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, और माइनस लगा देंगे, तो ये इक्वल होगा माइनस आयोटा a प्लस a बार अपॉन a माइनस a बार के। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल से लाइन का इक्वेशन समझते हैं। 1 माइनस आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा जेड बार प्लस 2 इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। और इसमें आप देखो कि ये वाली वैल्यू ये तो a है और ये वैल्यू ये a बार है और ये 2 ये b की वैल्यू है। अब हम इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल टू आ गया माइनस, अब जेड बार का कोफिशिएंट यहाँ पर तो 1 प्लस आयोटा है अपॉन जेड का कोफिशिएंट ये है 1 माइनस आयोटा, और इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि इसका रेशनलाइजेशन कर दो। 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बनेगा माइनस, ऊपर तो आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन नीचे आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस 1, और इक्वल आएगा माइनस का 2 आयोटा अपॉन 2, और ये आएगा माइनस आयोटा, यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप आ गया माइनस आयोटा। अब इसका रियल स्लोप हम देखते हैं, तो रियल स्लोप इक्वल टू ये होगा माइनस आयोटा, और इसका फॉर्मूला है a प्लस a बार अपॉन a माइनस a बार। तो यहाँ पर आप पहले तो ये देखो a प्लस a बार हम लिखेंगे, तो a की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और प्लस a बार की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, ये दोनों कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 2। और अब हम लिखेंगे a माइनस a बार, तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, ये 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो ये आएगा 2 आयोटा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगी माइनस आयोटा, तो ऊपर तो आ गया 2 और अपॉन आ गया 2 आयोटा, ये कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो इसका स्लोप इक्वल टू आ गया -1। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट आप देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अपने को ये लाइन दी हुई है, यहाँ लाइन का इक्वेशन है a बार जेड प्लस a जेड बार प्लस b इक्वल टू 0, और ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है PZ1। तो अपने को इस पॉइंट PZ1 से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसकी लेंथ बतानी है। इक्वेशन होगा a बार Z1 प्लस a Z1 बार प्लस b का मॉडुलस और अपॉन मॉडुलस ऑफ
ए प्लस मॉडुलस ऑफ ए बार, और इसको आप यूं भी लिख सकते हो ए बार Z1 प्लस ए Z1 बार प्लस बी का मॉडुलस अपॉन 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपने पास में ये लाइन है और ये वाला पॉइंट है P और पॉइंट है आयोटा, और लाइन का इक्वेशन है 1 माइनस आयोटा Z प्लस 1 प्लस आयोटा Z बार और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अपने को इस परपेंडिकुलर की लेंथ यहाँ पे बतानी है। अगर ये पॉइंट मैं M लूँ तो अपने को PM की वैल्यू बतानी है, तो ये वैल्यू बनेगी मोड ऑफ। अब आप इसमें देखो, जो आयोटा पॉइंट है इसको Z की जगह पुट करके लिख दो, तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा और इंटू आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, और Z बार का मतलब हो गया यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा प्लस 2, और इसका पूरे का मॉडुलस हो गया, और अपॉन आ गया 2 टाइम। अब A की वैल्यू, यहाँ पर A की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, तो A का जो मॉडुलस है वो आएगा √2, तो ये आ गया 2√2। सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस का 1, और माइनस का आयोटा फिर माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब +1 प्लस का 2, और अपॉन आएगा 2√2, और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आयोटा माइनस आयोटा दोनों कैंसिल हो गए, ये 1 1 2 2 2 4, और 4 का मोड 4 आएगा अपॉन 2√2, और ये बन जाएगा √2। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो आएगी √2। ओके, अब इसके बाद में इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पर आप इनको ग्राफ से समझो। ये AB जो लाइन सेगमेंट है इसको 2 भागों में बराबर बांटने वाला ये इसका बाइसेक्टर है, तो अपने को इसका इक्वेशन बताना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो P पॉइंट है ये A से और B से एक समान दूरी पे है, तो यहाँ AP इक्वल होगा BP के, और AP ये डिस्टेंस आएगी Z माइनस Z1 का मॉडुलस, और BP ये डिस्टेंस आएगी Z माइनस Z2 का मॉडुलस। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे AP इक्वल BP, और ये इक्वल आएगा Z माइनस Z1 का मॉडुलस इक्वल टू Z माइनस Z2 का मॉडुलस, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा Z इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार प्लस Z बार इंटू Z1 माइनस Z2 इक्वल मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और अब नेक्स्ट लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।